नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल फ्री टॉक्स एंड एजुकेशन में। और मैं आपके सामने आपकी अपनी चारुलता तिवारी। आज मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मैं आज एक विशेष स्थान पर आई हूँ जिन्हें सीए का दफ्तर कहते हैं। सीए का दफ्तर, जी हाँ, हम भी अपने कामों के लिए कहीं कहीं पर आते हैं। और आज मेरी मुलाकात एक सज्जन से हो रही है जो पेशे से सीए हैं। और वे हमें बहुत सारी मूल्यवान जानकारियाँ दिया करते हैं। तो मैं आपको उनसे मुलाकात करके कुछ सवाल मेरे मन में हैं, हो सकता है आपके मन में भी हों, उन पर आपको मैं जानकारी दिलवाने की कोशिश करती हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और मैं आपको उनसे कुछ ही क्षणों में मिलवाती हूँ। कुछ समय का इंतज़ार और फिर हम आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे सामने हैं इस समय हमारे क्षेत्र के एक प्रसिद्ध सीए। आपका नाम श्री रवीश सिंघल जी है और आप हमारे लिए बहुत समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम भी इनसे इनकी सेवाएं ले रहे हैं और हम इनसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर इनके विचार जानना चाहेंगे। और जितनी जानकारी इनसे उपलब्ध हो सकेगी, संभवतः वो आपके साथ साथ हमारे काम भी आ सके। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, हम आपसे जो हमारे आयकर काटे जाते हैं उनके विषय में कुछ जानकारी चाहते हैं। जी बताइए। मैं स्वयं एक वेतनभोगी कर्मचारी हूँ। यहाँ मैं अपने व्यवसाय का उल्लेख नहीं करूँगी क्योंकि सबके अपने अपने व्यवसाय होते हैं। सर, जिन लोगों का अपना व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है, अपनी फैक्ट्री होती है, अपनी कंपनियाँ होती हैं, वे अपनी आय का अनुमान स्वयं लगाते हैं और अपने आयकर भरते हैं। और मान सकते हैं कि वे लोग कुछ छुपा सकते होंगे, कुछ नहीं भी बताते होंगे। बहुत कम लोग खुल के सब बताते होंगे, कुछ बता देते होंगे। और सर, हम और मेरे जैसे बहुत से लोग जो वेतन पर काम करते हैं, हम जहाँ भी काम करते हैं हमें वेतन मिलता है। हमारा वेतन हमारे संस्थानों के द्वारा ही बैंक में जमा करवाया जाता है। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे वेतन जो बैंक में जमा होते हैं उन पर तो पहले से ही सरकार द्वारा आयकर काट लिया जाता है। फिर जब उस जमा हुए वेतन पर हमें ब्याज मिलता है तो उस पर हमारा आयकर कटता है। ये एक प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है? आपको जितनी जानकारी है कृपया आप हमें बताइए। चारुलता जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आयकर सरकार की मजबूरी है। तो सरकार ने बहुत तरह से कर वसूलने के बहुत तरीके लगा रखे हैं। जैसे कि हम आयात कर देते हैं, पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, वैसे ही इनकम टैक्स भी एक तरह का टैक्स है। तो इनकम टैक्स का पहला जनरल रूल ये है कि आपकी किसी भी तरह की आय पर सरकार आपसे आयकर लेगी। ठीक है। तो जैसा आपने अभी प्रश्न किया कि आपको वेतन मिला और वेतन को आपने बैंक में रखा, कुछ उसमें सेविंग की, अपने एफर्ट के द्वारा खर्चों को मैनेज किया और कुछ पैसा बचाया, और अब सरकार उस पैसे के पे लगे हुए ब्याज पर भी आपसे कर वसूल रही है। तो सरकार का ये कर वसूलने का तरीका है, आपकी कोई भी आमदनी होगी, अगर आप उसको उस पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उस प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहे हैं, तो उस किराए की आमदनी पे भी सरकार टैक्स वसूलती है। आपने उसको म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में या किसी को उधार दिया, किसी भी तरह से उस पैसे से आपको जो भी आमदनी होगी, किसी भी तरीके से आमदनी हो, उस पर सरकार टैक्स वसूलती है। अब टैक्स कोड जो अभी रिसेंटली 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है, उसमें कई सारे ऐसे प्रावधान होंगे जो कि कुछ तरह की आय को टैक्स से मुक्त रखते हैं। जी। ठीक है जी जी। परंतु अभी ऐसा कोई वो नहीं है, नियम नहीं है जिसमें ब्याज की आमदनी को टैक्स से बाहर रखा जाए। जी जी।
ठीक है। अब इसमें मैं एडिशनली आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा कि सरकार ने दो तरह की टैक्स रिजीम अप्लाई कर रखी हैं। एक ओल्ड रिजीम है, उस ओल्ड रिजीम के अंदर सेविंग खातों में जो भी ब्याज मिलता है उस पर 10,000 तक की छूट दी गई है, परंतु नई रिजीम में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी नई रिजीम जो है, न्यू टैक्स स्कीम जो है, वो काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है आयकर दाताओं के लिए। अच्छा, हम इसके बाद आपसे हमारा अगला सवाल ये होगा। सबसे पहले तो आपने हमें इतनी मूल्यवान जानकारी दी, इसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि कर को हम कितनी सीमा तक बचा सकते हैं? जो जैसे हमारी आय हो रही है उसमें हमें जितना कर दिया जा रहा है, उसमें बचत के कौन कौन से तरीके हैं और हम उन्हें कितनी सीमा तक बचा सकते हैं? जी, तो मैं मानता हूँ कि आप ये वेतनभोगी लोगों के लिए ही पूछ रहे हैं। मैं हर तरह के लोगों के लिए पूछना चाह रही हूँ, पर इसमें मेरा मुख्य केंद्र रहेंगे वेतनभोगी लोग, क्योंकि उन्हीं की आय सीमित होती है। देखिए, वेतनभोगियों के लिए सरकार ने नई रिजीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं छोड़ा जिसके अंदर वो टैक्स को बचा सके। ठीक है जी। पर सरकार ने एक पिछले बजट में एक बहुत अच्छी बात करी कि 12 लाख से अगर आपकी इनकम कम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ख़राब बात इसमें ये है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है तो आपको शुरू से ही टैक्स देना है। 4 लाख, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से अलग अलग स्लैब में आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा हो जाती है। तो जो कम कमाने वाले हैं या जो सामान्य आमदनी करने वाले हैं उसके लिए सरकार ने छूट दी है। वेतनभोगियों को मैं मानता हूँ कि जबरन टैक्स देना पड़ता है क्योंकि उनका टैक्स सोर्स पे काट लिया जाता है। और जो व्यावसायिक लोग हैं वो अपने टैक्स को किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं अपने एक्सपेंसेस दिखाकर, पर ऐसा प्रावधान सैलरीड एम्प्लॉय के लिए नहीं है न्यू रिजीम में। ओल्ड रिजीम में सरकार ने बहुत से ऐसे प्रावधान दिए हैं जिसके अंतर्गत आप टैक्स को सीमित कर सकते हैं। जैसे कार लीज पॉलिसी है। कार लीज पॉलिसी एक अच्छा प्रावधान है ओल्ड टैक्स रिजीम में, जिसके अंतर्गत आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस रीइंबर्समेंट होते हैं, ड्राइवर सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, जो लोग किराए पे रहते हैं उनके लिए भी सरकार ने प्रावधान कर रखा है, पर ये सब पुरानी रिजीम में है। और अभी ये रिजीम जो चूज़ करना है ये ऑप्शनल है। सैलरी, स्पेशली सैलरी क्लास के लोग इसको कभी भी इंटरचेंज कर सकते हैं। व्यावसायिक लोग ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ अपने जीवन में एक ही बार मौका दिया जाएगा इस नई स्कीम से पुरानी स्कीम में जाने के लिए। अच्छा। उसके बाद वो फिर से ऑप्ट आउट नहीं कर पाएंगे। तो सैलरी क्लास के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, वो है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। अगर वेतनभोगी नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आता है तो उसमें एम्प्लॉयर द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन है नेशनल पेंशन स्कीम में वो उसकी आमदनी में से घटा दिया जाएगा। इसके अलावा और कोई भी बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। ये तो मुझे पहले से बिल्कुल भी पता नहीं था और हम जो है आपके बहुत आभारी हैं इस जानकारी के लिए। हमारा एक और सवाल है। हम जानना चाहते हैं कि आप ये CA का ये व्यवसाय आप कब से कर रहे हैं यहाँ पर? मैं सन 1999 14 जनवरी 1999 को मैं CA बना। CA की डिग्री मुझे मिली और तब से मैं इस प्रैक्टिस में हूँ, इस प्रोफेशन में हूँ। इसका मतलब है कि आपको तो बहुत लंबा अनुभव है इसे करने का। तो जी। तो आपको इतना लंबा अनुभव है कि आपने ये न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम तो ये अभी के हैं, इससे पहले भी जो तरीके चलते होंगे
आपने उन पे भी ये इनकम टैक्स आदि आपने लोगों के करवाए होंगे, और भी बहुत से काम जो कि हमारे इस वाणिज्यिक संसार से जुड़े हुए हैं, उनमें भी आप काम करते होंगे। आज की हमारी बातचीत आयकर और बचत पर केंद्रित है, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ अब कि आप एक सीए हैं। एक सीए होने के नाते आपको ये पुराना रिजीम यानी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, इसमें से आपको व्यक्तिगत रूप से कौन सा रिजीम अधिक सही लगता है किसी भी उपभोक्ता की दृष्टि से, चाहे वेतनभोगी हो या व्यावसायिक हो? देखिए, पुरानी रिजीम के कुछ फ़ायदे थे सोशल सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि उसमें जैसे 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक की छूट थी, तो लोग फोर्सफुली टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख को बचत योजनाओं में, इंश्योरेंसेस में, पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करते थे अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए। न्यू रिजीम में इस सोशल इशू को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। पर अगर हम टैक्स बचत के हिसाब से देखेंगे तो न्यू रिजीम पुरानी रिजीम से कुछ हद तक बेहतर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 12 लाख से कम है। 12 लाख से कम पे न्यू रिजीम में कोई टैक्स नहीं है, परंतु पुरानी रिजीम में पूरा टैक्स लगता है। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी एंगल से, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती थी जिसमें के अंतर्गत छूट मिल जाती थी। डिसेबिलिटी होने के पे आपके मेडिकल के खर्चों के लिए, डिपेंडेंट कोई है मेडिकल जिसको बहुत ज़्यादा मेडिकल नीड्स है, क्रिटिकल इलनेस है, तो उन सबको मद्देनज़र बहुत सारी छूट मिलती थी, प्रोत्साहित किया जाता था सरकार द्वारा। पर न्यू रिजीम में ऐसा कुछ नहीं है। तो सोशल सिक्योरिटी एंगल से पुरानी स्कीम बेहतर थी, पर टैक्स के एंगल से नई स्कीम बेहतर है, कम कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। धन्यवाद सिंघल साहब। और हम एक बार फिर अपने दर्शकों को ये बता दें कि हमने ये जो भी जानकारी आपसे प्राप्त की है, यह व्यक्तिगत रूप से है, और ये किसी प्रकार से हम कोई व्यावसायिक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। और हम आपके द्वारा सभी दर्शकों को ये सुझाव देना चाहते हैं कि वे अपने अपने दृष्टिकोण से सोचें, तथा वे जिन भी साधनों से अपनी आय और अपनी बचत को आकलित करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। आपका एक बार फिर इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का अपना केस अलग होता है, तो प्लीज़ डू कंसल्ट योर चार्टर्ड अकाउंटेंट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। जी, बिल्कुल सही। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी मूल्यवान जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं तो दर्शकों, अभी हमने आपकी बातचीत करवाई श्री रवि सिंघल सीए साहब जी से, और हम आपको एक बार फिर इस बात का सुझाव देते हैं कि कृपया आप केवल हमारे इस साक्षात्कार के आधार पर अपने निर्णय न लें। यह साक्षात्कार केवल हमने एक सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रसारित किया है। आप स्वयं अपने अपने सीए के पास जहां आप जाते हैं, अथवा अपने कार्यालय आदि से, और आप जहां भी जाते हैं, आप पूरी तरह से सब कुछ देख परख कर अपने निर्णय लें और आगे कोई कदम उठाएं। हमने अपनी वीडियो में एक इन सीए साहब का एक नंबर आदि भी आपको दिखाया है। आप यदि इनसे सलाह लेना चाहें तो आपका स्वागत है, लेकिन उसके लिए आपको इनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना पड़ेगा, और इनसे व्यक्तिगत रूप से आपको समय लेकर, अपॉइंटमेंट लेकर इनसे बातचीत करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में धन्यवाद, नमस्कार। यहीं तक हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन और आपका आने वाला समय शुभ हो।